गुड इवनिंग एवरीवन। दिवांशु, आवाज क्लियर है आपको? यस सर। स्टडीज कैसे चल? तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 11.25 11.25 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय मेगा इलेक्ट्रॉन मेगावाट ट्रांसमीटर ऑफ 10 किलोवाट पावर एमिटिंग रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। तो आपको पावर गिवन है दैट इज 10 किलो वाट यानी 10 रेज़ टू पावर 4 वाट हो जाएगा, और दे रखा है रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ गिवन है। निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालना पड़ेगा। और अगर आप देखो कि पावर से जितनी एनर्जी मिल रही है वो हमें देखना पड़ेगा, है ना? तो अगर आप देखें दैट इज पर सेकंड देख निकालना है ना। तो देखो पावर दे रखा है आपको, तो पहला पार्ट इसका है जिसमें पावर आपको गिवन है 10 किलो वॉट। तो 10 किलो वॉट अगर देखें तो ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 वॉट। तो 10 रेज़ टू पावर 3 वॉट का मतलब हुआ कि पावर इज इक्वल टू हो गई 10 रेज़ टू पावर 4 वॉट। अब अगर इससे एनर्जी निकालें, क्योंकि ये पावर जो गिवन है, क्योंकि नंबर जो निकालना है मीटर पर सेकंड निकालना है, तो लेट्स से एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी पर सेकंड क्या आ जाएगी? आपकी एनर्जी पर सेकंड आ जाएगी, पावर कितनी है 10 रेज़ टू पावर 4, और टाइम कितना लोगे 1 सेकंड, क्योंकि पर सेकंड की बात हो रही है। तो 10 रेज़ टू पावर 4 जूल क्या आ गया? एनर्जी आ गया। 10 रेज़ टू पावर 4 जूल क्या आ गया? एनर्जी आ गया। नाउ अगर नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, तो हमें एनर्जी ऑफ वन फोटोन चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो अगर आप एनर्जी ऑफ, ये एनर्जी है जितनी भी पावर दी जा रही है, हम निकाल रहे हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन अगर आप निकालते हो तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालने का मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालने का मतलब है E इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू का मतलब होता है एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। अब अगर आप देखो तो क्वेश्चन में पावर गिवन थी और वेवलेंथ भी गिवन है। गिवन क्या है? वेवलेंथ भी। तो एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 अपॉन में लैम्डा। लैम्डा कितना होगा जो हमें गिवन है? वो कितना गिवन है? वो गिवन है हमें 500 मीटर, यानी लैम्डा की जगह आ गया 500। लैम्डा गिवन है हमारा 500 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको लैम्डा गिवन है। अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। तो नंबर ऑफ फोटोन निकालोगे, क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। तो नंबर ऑफ फोटोन यानी कि एन क्या होगा? एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है, अपॉन में एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालना होगा। अब एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालना है तो आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है? क्या है? दोनों वैल्यूज हैं। तो एनर्जी क्या है आपके पास? 10 रेज़ टू पावर 4 जो निकाले हो। एनर्जी कितना है? 10 रेज़ टू पावर 4। और एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है? ये दैट इज 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 इंटू में 500, ठीक है? इंटू में 500। तो इसको पूरा सॉल्व करने पे कितना आया? इसको पूरा सॉल्व करने पे आपको n की वैल्यू मिली। कितनी मिली n की वैल्यू? 2.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर हो जाएगा 31। 10 रेज़ टू पावर 31 ये नंबर ऑफ फोटोन आ गए पर सेकेंड। क्लियर है सभी को? तो आपको बस एक पावर दी हुई थी जिससे हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली 1 सेकंड में। फिर आपको नंबर निकालना है तो एक फोटोन की क्या एनर्जी होगी वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमने एक फोटोन की एनर्जी निकाल ली, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, जिसमें लैम्डा आपको गिवन, इसको ले लिया। अब
नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन में एनर्जी ऑफ वन फोटोन को डिवाइड करो तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा। तो सॉल्व करके आपको क्या मिला, 2.51 मिलेगा, 31 नहीं 51 मिलेगा। ठीक है, 2.51 इंटू 10⁻31 आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है 11.25 का। 11.25 का सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द नंबर, find the number of photons entering the pupil of our eye per second corresponding to the minimum intensity of white light that we humans can perceive 10 raised to power minus 10 watt per meter square। ठीक है, 10 raised to power minus 10 watt per meter square। Take the area of pupil to be about 0.4 centimeter square and the average frequency of white light to be about 6 into 10 raised to power 14 hertz। तो इसने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग द पुपिल ऑफ आवर आई। ये कह रहा है कि हमारी जो आई की पुपिल होती है, 10th में पढ़े थे पुपिल एरिया जिसमें लाइट इंटेंसिटी एंटर करती है, तो वो जो लाइट पुपिल में एंटर करेगी तो आपको बताना कि कितने फोटोन एंटर कर पा रही है हमारे आईज में एक सेकेंड में। नंबर ऑफ फोटोन्स एंटरिंग इन आवर पुपिल्स ऑफ आवर आई इन 1 सेकेंड, वो कैलकुलेट करना है। अगर हमारी ह्यूमन साइज जो है वो मिनिमम जो है कंसीडर क्या कर सकती है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर कर सकती है, इतना एंटर करवा सकती है, जिसमें पुपिल्स का एरिया दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और व्हाइट लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो नंबर ऑफ फोटोन निकालो। तो अब इसमें बेसिकली इंटेंसिटी की बात आ गई। ठीक है, इंटेंसिटी की बात आ गई है और एवरेज फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इससे पहले हाँ, अगर नंबर ऑफ फोटोन निकालना है ना, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी से ही पावर बनती है पर सेकेंड की। ठीक है, तो एनर्जी निकालोगे, इंटेंसिटी आपको गिवन है, क्या दे रखा है, इंटेंसिटी गिवन है और नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएगा। तो लेट्स से कि हमारे पास जो एनर्जी है, अगर आप देखो तो एनर्जी इंटेंसिटी बी पार्ट में हमें इंटेंसिटी गिवन है और वो इंटेंसिटी कितना दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखा है आपको 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 वॉट, है ना, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और एरिया देखें तो वो देखा 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 माइनस 4, है ना, -4 मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद एवरेज फ्रीक्वेंसी गिवन है। एवरेज फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है तो पहले क्या कर लेते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर 63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 इंटू में 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज। ये एनर्जी कैलकुलेट करने पे कितनी आ गई, ये एनर्जी कैलकुलेट करने पे आ गई 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर अप्रोक्सीमेट -19। ठीक है, -19 एनर्जी है जूल, इतनी एनर्जी आ गई। ठीक है, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 क्या आ गई, एनर्जी आ गई। अब नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालनी है। सो अगर आप देखो यहाँ पे हमें जो निकालना है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एंटरिंग द पुपिल, तो पहले हमें सिंगल पुपिल्स की बात निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एक सेकेंड में निकल एंटर कर रहे हैं, वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो अब जो इंटेंसिटी से आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि पर सेकेंड कितना है, तो उसको आप टोटल एनर्जी n फोटॉन्स की निकालने पड़ेगा और उसके लिए क्या होगा, n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, अगर आप देखें जो इंटेंसिटी होता है, जो इंटेंसिटी होता है वो होता है क्या, n नंबर ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ वन फोटोन।
ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया, इंटेंसिटी अपॉन में एनर्जी। क्या मिल गया, इंटेंसिटी अपॉन में एनर्जी जो वन फोटोन की है। तो ये क्या है आपका, एनर्जी जो आया वो क्या है आपका, ये आ गया, इंटेंसिटी कितनी है 10⁻⁻10 और एनर्जी कितनी है 4 × 10⁻⁻19। ये सॉल्व करने पे कितना आया, ये सॉल्व करने पे आया 2.5 × 10⁸8, 2.5 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्या है, मीटर इनवर्स स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से ये आपको वैल्यू मिली। अब नंबर ऑफ फोटोन निकालना है कि कितने फोटोन एंटर कर रहे हैं पर सेकेंड में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये यूनिट एरिया में आप समझ लो कि एक यूनिट एरिया में इतना आ रहा है, तो जितना एरिया दे रखा है उतने में कितना एंटर कर रहा होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एरिया हमें कितना गिवन है, एरिया हमें ये गिवन है, ये देखो ये एरिया गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, तो वो क्या आ जाएगा n इंटू में एरिया। ठीक है, तो n कितना है 2.5 इंटू 10⁸8 इंटू में एरिया कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁻4। तो आंसर कितना आ गया 10⁻4 पर सेकेंड। इतने नंबर ऑफ फोटोन्स एंटर कर रहे हैं पर सेकेंड में ह्यूमन आई के अंदर। क्लियर है सभी को, किसी को डाउट। हमने क्या करा, इंटेंसिटी आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी से हमने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लिया। उसके बाद इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटोन इनटू में एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एन की वैल्यू निकाल ली, इंटेंसिटी अपॉन में एनर्जी, तो ये आया यूनिट एरिया में कितना एंटर कर रहा है। ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। दूसरा आप इसको लिख सकते हो कि पर यूनिट में निकालना है ना, तो ये यूनिट थोड़ा चेंज होगा। पर यूनिट एरिया है तो ये यूनिट चेंज हो जाएगी, ये यूं हो जाएगी मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स। हाँ, तो पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एंटर कर रहे हैं, इतने एंटर्स कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में इतने नंबर ऑफ फोटोन्स एंटर कर रहे हैं। पर हमारी पिपल्स का एरिया कितना है ये, तो इतने एरिया में कितना करेगा, आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने सिंपल एरिया को नंबर ऑफ फोटोन से यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड एंटर कर रहे हैं। क्लियर है सभी को। दिव्यांशु, निशु, समीर, सोनिया। हम्म, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये था 11.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग को ऐसे खुद तो कर नहीं रहे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही करवा देता हूँ थोड़े बहुत। और काफ़ी हद तक सिलेबस हो ही गया है, 3 चैप्टर बचे हैं, वी हैव इनफ टाइम, तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ में। So next question, that is 11.26, ultraviolet light of wavelength 227। अगर ये नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। Ultraviolet light of wavelength 2271 angstrom from a 1000-watt mercury source irradiate a photocell made of molybdenum metal। यानी कि इतनी वेवलेंथ की लाइट और 100 वॉट की पावर से इतना मरकरी सोर्स से एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल 13 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है 13 वोल्ट। एस्टिमेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, हाउ वुड, यानी कि वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, कोई बताएगा कौन सा इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11.26 में। ये सभी ने नोट कर लिया, रब कर दूं इसे।
ठीक है। तो 11.26, तो 11.26 में अगर देखें तो बोल रहा है कि सबसे पहले हमें वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ है 2271 एंगस्ट्रॉम, तो दैट मींस 2271 into 10⁻⁻10 मीटर, ये वेवलेंथ हो गई। उसके बाद फ्रॉम ए 100 वॉट, तो दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, पावर गिवन है ना। 100 वॉट दे रखा है, इसका मतलब वो पावर गिवन है, दैट इज 100 वॉट। फिर उसके बाद गिवन है आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि वी नॉट गिवन है 13 वोल्ट। उसके बाद आपको एस्टिमेट द वर्क फंक्शन, तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन लगाई जा सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस, हमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, इधर जाएगा तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस ई वी नॉट, हम ये कह सकते हैं सर। हाँ जी वो सर पता नहीं माइक काम नहीं कर रहा था मेरा। सर वो लास्ट क्वेश्चन में एरिया से डिवाइड किया था, क्या किया था, एरिया से मल्टीप्लाई किया था लास्ट में, मल्टीप्लाई किया था। ओके सर। तो फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ई वी नॉट। अब वर्क फंक्शन ही कैलकुलेट करना था और हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारे पास वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए इसको आप W से भी डिनोट कर सकते हो। तो एच न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा माइनस ई वी नॉट, है ना। तो एच इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और ई वी नॉट, तो एच इज इक्वल टू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब तक वैल्यू लर्न हो गई होगी। और 3 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। वेवलेंथ आपको दे रखी है 2271 इंटू 10⁻⁻10 माइनस ई होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और वी नॉट की अगर हम बात करें तो वी नॉट आपको दे रखा है 13 वोल्ट, तो ये हो गया 30। अब इसको आप सॉल्व करोगे पूरे को तो आपको वर्क फंक्शन क्या मिल जाएगी। अब वर्क फंक्शन मिलने का मतलब कितना आएगा, वर्क फंक्शन आपको मिलेगा ठीक है। तो वर्क फंक्शन कितना कैलकुलेट करने के बाद कितना मिलेगा वर्क फंक्शन, दैट इज 4 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा कितना आएगा, दैट इज 8.72 8.72 इंटू 10⁻⁻19। ये सॉल्व करेंगे, माइनस इसको आप करोगे तो 2.08 इंटू 10⁻⁻19। तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 6.64 इंटू 10⁻⁻19। ये जूल में आया है, क्या आया है, जूल में आया है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, वर्क फंक्शन जो है वो जूल में आया है, तो उसको जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻9। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा और ये जूल में आंसर आएगा। ठीक है, 6.64 इंटू 10⁻⁻19 जूल, दिस इज द 19, ध्यान रखना 19 जूल। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन का। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है। सर तो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है? नहीं, डिपेंड करता है, अगर स्पेसिफिकली बोला है तो आप निकालोगे उसी में, बट अगर
नहीं बोला है तो आप चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो चाहे जूल में निकालो, देयर इज नो डिफरेंस, इट्स ऑन यू। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एस्टिमेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर, हाउ वुड द फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑनस्टॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय अ हीनी लेजर। किसी कोई एक लेजर है हीनी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर। ठीक है, तो हीलियम नियॉन लेजर से एक रेड लाइट प्रोड्यूस की जिसकी वेवलेंथ गिवन है हमें, वेवलेंथ गिवन है 6328 angstrom, that means again 6328 into 10 raised to power minus 10 मीटर। ठीक है, तो ये आपको वेवलेंथ गिवन है। सो हाउ वुड द फोटो सेल रिस्पॉन्ड, तो रिस्पॉन्ड करना है, तो रिस्पॉन्ड करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वेवलेंथ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्या फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और जो वर्क फंक्शन हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है, उससे क्या फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेट्स से कि अगर क्या रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन कि जो मेटल सरफेस जिस पे लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट करवा रहे हो तो देयर वुड बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ आप जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, देयर वुड बी नो इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डिपेंड करेगा, तो पहले हमने वर्क फंक्शन कैलकुलेट किया था, इससे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लो। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाई नोड इज इक्वल टू एच न्यू नोड होता है। एच न्यू नोड होता है तो न्यू नोड यानी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि न्यू नोड वो क्या आ जाएगा, फाई नोड अपॉन में एच। तो न्यू नोड इज इक्वल टू फाई नोड, आपने अभी जूल में कितना कन्वर्ट किया है, क्या आया आंसर आपका जूल में 6.64 इंटू 10 टू पावर माइनस 90, और एच की वैल्यू जो होती है वो 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो आया वो कितना आया, 1 इंटू 10 टू पावर 15, अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, 1 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज, ये आई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ गिवन वेवलेंथ जो है, जो लेजर लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हो उसमें से ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी फॉर रेड लाइट अगर हम निकालें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, तो न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा। तो सी कितना है, 3 इंटू 10 टू पावर 8, और वेवलेंथ कितना दे रखा है, 6328 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आया वो कितना आया, सॉल्व करने के बाद ये फ्रीक्वेंसी आया 4.74 into 10 raised to power 10 hertz. So you can easily compare कि जो फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट करवा रहे हैं दैट इज द रेंज इन 10 raised to power 10, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज 10 raised to power 15। So we can easily say that given frequency is less than threshold frequency. So there would be no ejection of electron from the metal surface. Is it clear to all? यस सर। यानी कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्योंकि जो गिवन फ्रीक्वेंसी आई है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपेयर, रिस्पांस पूछा है तो रिस्पांस इन द सेंस कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा वही पूछ रहा है। क्लियर है निशु, समीर, समीर तो क्लियर है, दिव्यांशु, सोनिया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, दैट इज 11.27। 11.27 मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 640.2 nanometer from a neon lamp radiate of photosensitive materials made of cesium on tungsten.
The stopping voltage measured to be 0.5 volt, 54 volt. The source is replaced by an iron source and its 4 to 7.2 nanometer line irradiate the same photocell. Predict the new stopping voltage. तो कह रहा है कि जो पहले मटेरियल यूज किया उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.54 वोल्ट था और उसकी जो वेवलेंथ थी वो 640.2 नैनोमीटर थी। अभी जो है उसने रिप्लेस कर दिया आयरन के सोर्स से और इसकी जो वेवलेंथ है वो 4 to 7.2 नैनोमीटर है। तो और सेम एनर्जी फोटो सेल रेडिएट कर रहा है। तो आपको बताना है कि फोटो सेल नया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेम फोटो सेल है तो सेम फोटो सेल का मतलब क्या हुआ? सेम फोटो सेल का मतलब यही हुआ कि अगर आप देखें तो इसमें लेट्स से कि यू कैन से कि सेम फोटो सेल, दैट मीन्स कि सेम वर्क फंक्शन, यानी कि सेम वर्क फंक्शन है, सेम मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन सेम चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ। हम कह सकते हैं इससे ये चीज हम कह सकते हैं कि सेम फोटो सेल प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब कि सेम वर्क फंक्शन है। तो यहाँ से बेसिकली क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे वो हम देखते हैं। कि यहाँ पे क्या है कि इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, सभी ने? यस सर। तो कंटिन्यू करते हैं जरा। इलेवन पॉइंट टू सेवन में देखो आपको क्या क्या गिवन है। पहली तो वेवलेंथ गिवन है, जो पहला मटेरियल है जिसके लिए दे रखा है 640.2 नैनोमीटर, दैट मीन्स -9 मीटर। और उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसको मैं मान लेता हूँ V01, दैट इज 0.54 वोल्ट, 54 वोल्ट, ये पहले वाले के लिए। दूसरे जब आयरन का रिप्लेस किया तो उसके लिए जो वेवलेंथ गिवन है दैट इज 427.2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये वेवलेंथ है जिसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सेम फोटो सेल कह दिया तो यानी कि दोनों के लिए वर्क फंक्शन क्या है, सेम है। तो फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन हम कह सकते हैं कि आइंस्टाइन इक्वेशन हमने पढ़ा है। तो फोर में अगर बात करूं कि नियॉन लैंप जो है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, E V0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन यानी फाई नोट। ठीक है, और न्यू जो है वो C बाय लैम्डा होता है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ C बाय लैम्डा 1, क्योंकि हमें लैम्डा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की है। ठीक है, और पहले के लिए है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 1 है तो इसलिए 0 1 हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से फॉर आयरन की बात करूंगा, आयरन लैम्प के लिए तो क्या हो जाएगा, EV02 इज इक्वल टू HC/λ2 माइनस फाई नोट, क्योंकि वर्क फंक्शन सेम है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 में से सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा, E कॉमन लेंगे तो V02 माइनस V01 इज इक्वल टू HC/λ1 माइनस, नहीं λ2, HC/λ2 माइनस HC/λ1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके पास बचेगा। अब इसको और आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो V002 माइनस V001 इज इक्वल टू HC/E, दैट इज 1/λ2 माइनस 1/λ1। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं। 02 आपको कैलकुलेट करना है, 01 आपके पास है, H की वैल्यू पता है 6.63 है ना। 02 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट किधर है, वोल्ट ये रहा, ये कितना है 0.54 इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁻³
8 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, और वेवलेंथ कितनी गिवन है ये आपको है, तो 1/λ2 पुट करेंगे, 1/λ1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा सॉल्व करने पे जो मिलेगा 02 माइनस 0.54 जो वैल्यूज मिलेगी, वो वैल्यू क्या मिलेगी आपको सॉल्व करने पे 0.97, क्या मिलेगा 0.97 मिलेगा। तो 0.2 इधर जाएगा तो 0.97 प्लस 0.54 प्लस करोगे तो प्लस करने पे आपको क्या मिल जाएगा 1.51 वोल्ट, ये आपको मिलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सेकेंड के लिए। क्लियर है सभी को? इजी था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, बस इक्वेशन माइनस करनी थी। डन, सभी को क्लियर है? तो इसी के लिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख सकते हो, ये आप खुद ट्राई करोगे क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वर्क फंक्शन निकालना है और प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करेंगे और सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11.29, ये भी इजी है, एनर्जी कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ गिवन है, तो 330 एंगस्ट्रॉम आपको वेवलेंथ गिवन है और एनर्जी कैलकुलेट करना है, उसके बेस पे आप आंसर दोगे कि होगा कि नहीं होगा। जैसे बोल रखा है द वर्क फंक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल इज गिवन, सोडियम का दे रखा है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम का दे रखा है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमओ 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकल 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, मेटल्स दे रखे हैं जिनके स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन गिवन है। Which of these metal will not give photoelectric emission for radiation of photo wavelength 3300 angstrom from this laser 1 meter away from the photosol? What happens if the laser is brought near the place 50 centimeter away? तो देखो सबसे पहली बात एनर्जी कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, E इज इक्वल टू hc/λ, सिंपल है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। एनर्जी कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन 11.29 के लिए बता रहा हूँ, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आएगा। अब आप देखो कि जो 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वेवलेंथ गिवन थी उससे जो आंसर आया है वो किस किस से ज्यादा है, ठीक है। तो जिस जिससे ज्यादा है उसके लिए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करेगा, जिससे कम हुआ उसके लिए नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि सोडियम की बात करें, सोडियम का दे रखा है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कर देगा क्योंकि आंसर ज्यादा है। पोटेशियम का दे रखा है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ज्यादा है। वनडियम का दे रखा है 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कम हो गया, 4.17 ज्यादा हो गया, और जो हमने निकाला है वो है 3.75। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। इसी तरीके से निकल में 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है वर्क फंक्शन, और हमने जो निकाला वो 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यानी कि यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आंसर आ गया। अगर फिर सेकंड पार्ट में बोला है कि व्हाट हैपेंस इफ द लेजर इज ब्रॉट नियरर एंड प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे, अगर हम लेजर लाइट को पास में लेके जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, कोई मेरे को एक बात बताओ कि अगर किसी लाइट को किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हो या दूर लेके जाते हो तो उससे किस प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है लाइट के? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। अगर आप किसी लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या दूर लेके जाते हो तो लाइट की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। अब चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर में हमने पढ़ा है इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि अगर आप बोलो कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें हमने इफेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जिसपे कुछ ग्राफ्स भी पढ़े थे। तो नाउ यू टेल मी कि अगर आप किसी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होता है? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिलीज होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? करंट ज्यादा फ्लो होता है, करंट इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा ज्यादा फ्लो होता होता है। है। बिल्कुल सही। अगर आप किसी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एज दिस क्वेश्चन में बोला कि व्हाट हैपन इफ द लेजर इज ब्रॉट नियर द प्लेस 50 सेंटीमीटर अवे। अगर हम लेजर लाइट को पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा? आप सिंपली कहोगे कि अगर हम लेजर लाइट को पास में लेके जाएंगे, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वुड बी इंक्रीज्ड and the photoelectric current will increase and hence photoelectric current will increase। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अब फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज भी किसका होगा? जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा, ऐसा नहीं सब में होने लगेगा, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ सोडियम और पोटेशियम में फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, बाकियों में नहीं हो रहा है। तो सोडियम और पोटेशियम में फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, दैट मीन्स अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी आपको सोडियम और पोटेशियम में ही देखने को मिलेगा, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो सोडियम और पोटेशियम में ही इंक्रीज होगा और बाकियों में नहीं होगा। ठीक है, ये सर एक। हाँ जी। सर जब वो हमें सोलर पैनल्स पढ़ा रहे थे तब सोलर उसमें, पैनल, हाँ हाँ तो तब उसमें कहते कि वो सिलिकॉन सेल्स यूज होते हैं। हाँ। तो सर जब सोडियम और पोटेशियम ही बस कर पाते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सिलिकॉन की यूज करते हैं वहां पे। सिलिकॉन, देखो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या हुआ कि वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, और जो सोलर पैनल होते हैं उसमें नाम में पड़ा है सोलर। सोलर का मतलब हुआ कि उस पे लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे हीट से फर्क पड़ता है। अगर ऐसा होता तो जब तक सूरज निकलेगा नहीं तब तक तो फिर तो फोटो वो सोलर काम काम ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सोलर सेल जो है वो सोलर सेल हीट पे काम करता है, तो उसको हीट एनर्जी मिल रही है, वो बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर उसको चेंज कर रहा है अदर अदर फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे सिलिकॉन का यूज हो रहा है। अगर मेटल और इनका अगर हम यूज करेंगे तो वो फोटो सेल हो गया। फोटो सेल मतलब कि जो फोटोन के रिस्पॉन्स में अपना इफेक्ट शो कर रहा है, समझे? सर हाँ, वहां पे हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, और सिलिकॉन इज द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ हीट। ये भी है, इस वजह से बेस्ट भी कह सकते हो और थोड़ा लेस एक्सपेंसिव भी है, ये भी कह सकते हो, तो इस वजह से। ओके सर। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखना। हाँ, ये चीज हो गया, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपने बात समझी। नाउ इसमें मोस्टली क्वेश्चन आप कुछ इसी तरीके से हैं जितने हमने करे हैं, तो इनको आप जरूर ट्राई करें। इनमें से अगर कोई डाउट है तो आप मोस्टली, तो मैंने काफी हद तक क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो एटलीस्ट उनको खुद करें। और हमारा अपने वेव ऑप्टिक्स का तो टेस्ट दिया है, मैं एक असाइनमेंट यानी कि कुछ क्वेश्चंस अब फिर से अपलोड करना शुरू करूंगा, बिकॉज बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो अब आप लोगों के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स भी हो गए होंगे आई गेस सभी के, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। तो तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करना शुरू करूंगा, जिसके बेसिस पे आपको डेली बेसिस पे या 2 दिन में 3 दिन में आपको अपलोड करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। एक तरीके से ये वर्क है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को डाउट नहीं है? चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, और पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि चैप्टर ये 11 10 11 है, 11 भी खत्म हो चुका है, तो इसका भी अब मैं टेस्ट लूंगा इस संडे। तो इस संडे को 11 का टेस्ट का, ठीक है, चैप्टर 11 का टेस्ट है। टिल देन बाय बाय। ओके सर।